नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और भारत 24 पर इस वक्त आप दहाड़ देख रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल या सर्विसेज बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होनी थी। हम बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन सदन चलने ही नहीं दिया गया। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हंगामे के चलते स्पीकर ने तब तक सदन में नहीं आने का फैसला किया जब तक कि विपक्ष सदन चलाने को तैयार ना हो जाए। मंगलवार को जब दिल्ली सर्विसेज बिल लोकसभा में टेबल किया गया, तब विपक्ष ने ही उस पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बिल पर चर्चा की मांग की थी। बिल को संविधान के खिलाफ बताया था, लेकिन आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। 2 बजे फिर से कार्रवाई शुरू हुई, पहले स्थगन के बाद फिर हंगामा हो गया और नतीजा ये कि अब लोकसभा कल सुबह 11 बजे शुरू हो पाएगी। मेरे कुछ सवाल यह है कि आखिर क्यों दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा शुरू नहीं हुई। सवाल यह है कि दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा से बचना कौन चाह रहा है, और सवाल यह भी कि नंबर गेम विपक्ष के खिलाफ, क्या इसीलिए चर्चा टालना मकसद। और सवाल तो यह भी कि क्या वाकई दिल्ली सरकार के अधिकार छीन रही है केंद्र सरकार। इस पर बहस करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले आज क्या कुछ हुआ सदन में, कहां तक मामला पहुंचा, आप एक नजर डाल लीजिए। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। टीआर बालू जी, आप चर्चा करना चाहते हैं? अरे ऐसे सदन है ये, माननीय सदस्य प्लीज। दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। ये देश के संविधान का, लोकतंत्र का और संघीय ढांचे का खुलेआम गला घोटने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। विपक्ष को कहेगा, लेकिन सब सारी चीजें रूल पे देश के हित में होगी, दिल्ली के हित में होगी, जनमानस के हित में होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी जिस तरह से इसे आनन फानन में किया गया, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। तो विपक्ष तो हर बिल पे विरोधी करता है, तो विरोधी करेगा, लेकिन वो बिल पास होगा। एक ऐसा डिसीजन जो फेडरल डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर को चिप अवे करने की कोशिश कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसएम्पावर कर रहा है। ये एक एंटी नेशनल बिल, जो लोग इस राष्ट्र विरोधी कानून का समर्थन करेंगे, उन्हें इतिहास राष्ट्र विरोधियों के नाम से याद रखेगा, और जो बिल को गिराने में हमारा साथ देंगे, उन लोगों को राष्ट्रभक्त के नाम से ये इतिहास याद रखेगा। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर हरिशंकर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लोकजन शक्ति पार्टी, राम विलास पासवान गुट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र मलिक साहब यहाँ पर नेता आम आदमी पार्टी के स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। उमेश सहगल साहब पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली के इस वक्त स्क्रीन पर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमेश सहगल साहब, आप इस मसले को बहुत अरसे से समझ भी रहे हैं, परख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, और इसीलिए मैं एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, समझदारी वाली डिबेट चाहती हूं कि ये जो दिल्ली वासियों के साथ हो रहा है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये राजनीति हो रही है कि यहाँ पर वाकई जो सरकार बिल पेश कर रही है उसका कोई एक ठोस मकसद है। आई बिगिन विथ यू सर, उमेश जी। मैं तो ये मानता हूँ कि उसका ठोस मकसद होगा, अदरवाइज सरकार को ये बिल पेश करने की ज़रूरत नहीं थी। और वो बिल जो है, अगर पार्लियामेंट में पेश किया गया है और वो पास भी हो जाता है, हाँ, फिर भी आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आपने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ऑर्डिनेंस से थोड़ा सा बदलाव किया गया, अदरवाइज तो बेसिकली वही चीज़ है।
तो उसको ये कहना कि हम उसको डिस्कशन ही होने देंगे, ये तो मुझे बहुत डेमोक्रेटिक नहीं लग रहा। अगर एक बिल आया है उसको आप डिस्कस करिए, उसके अगेंस्ट जो है वो बोलिए, एक पब्लिक ओपिनियन तैयार करिए और उसके ऊपर एक प्रॉपर बहस होने के बाद वोट होने दीजिए। आफ्टर ऑल मेजॉरिटी विल डिसाइड। ये शोर शराबे से ये चीज़ें डिसाइड नहीं हो सकती हैं। अगर शोर शराबे से डेमोक्रेसी चलनी है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, मोबोक्रेसी हो गई। तो आपको पार्लियामेंट एक सुप्रीम बॉडी है, पार्लियामेंट कोई किसी की मातहत नहीं है। पार्लियामेंट में इलेक्टेड लोग ही आए हुए हैं। अगर वहाँ किसी कहा जा रहा है कि वो अनडेमोक्रेटिक है तो पार्लियामेंट अनडेमोक्रेटिक है क्या? पार्लियामेंट में अगर कोई डिस्कशन होती है तो वो डेमोक्रेसी की डिस्कशन है। अब वो बिल पेश किया जाता है, आप उसको नहीं उसमें मानते। अब उस बिल के आगे पीछे आप मकसद में है तो उसमें कोई ज़्यादा मकसद नहीं देख रहा हूँ, बट ये एक मकसद ये ज़रूर देख रहा हूँ कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई तो आपने आनंद खानन में अफसरों को ट्रांसफ़र करना, अफसरों की बेइंतज़ामी करना, ज़बरदस्ती उनको बुला के उनसे नोट लिखवाना और उनको कहना है हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो काम शुरू हो गया। अब अफसरों के साथ ये ट्रीटमेंट अगर की जाए तो अगर कोई भी उसमें एक्शन नहीं लेता तो ऑफिसर्स क्या करेंगे? ऑफिसर्स भी एक जब 4-5 लाख अफसर हैं, 70 MLAs हैं, क्या तो 70 जितना MLA मैं दिल्ली समझ को पा रन रही हूँ करेंगे? हरिशंकर जी, अगर आप 4, ये कह 5, रहे 10 हैं लाख कि जब काम को इस तरीके से हॉल्ट किया जाएगा या उसमें रोड़ा अटकाया जाएगा सिर्फ राजनीतिक रस्साकशी की वजह से, तो फिर एक ऑर्डिनेंस आना बनता है, अगर मैं सही हूं तो। हरिशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। हरिशंकर जी, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, जो इस वक्त उमेश जी कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट्री तरीका एक लोकतांत्रिक तरीका है। इनफैक्ट शहजाद पूनावाला भी यहाँ स्टूडियो में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको सर मैं कुछ टाइम फुल स्क्रीन रख रही हूँ ताकि वो अपनी जगह पर बैठे। लेकिन हरिशंकर जी बताइए, एक डेमोक्रेटिक तरीका है, बहस तो हो जानी चाहिए, देश समझ जाएगा कि क्या उसके फेवर में है, क्या उसके हक में नहीं है। रूबिका जी देखिए, मैं आपको पुरानी बातें याद दिलाता हूँ कि इस प्रकार के जो कंट्रोवर्शियल बिल हैं जी, जिसमें पूरा विपक्ष एक साथ है और उसका विरोध कर रहा है, ऐसा नहीं है कि लोकसभा के अंदर अगर 329 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन बीजेपी के साथ है तो बाकी जो लोग हैं वो विपक्ष के अंदर भी है, उनकी स्ट्रेंथ भी कोई कम नहीं है। इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल बिल में कशमकश होती है। बिल प्लेस हो गया, चर्चा भी होगी और क्योंकि मेजोरिटी बीजेपी की है उसमें पास भी होगी। ये जरूरी है, चर्चा से भागने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल पास होगा, कोई उसका रास्ता नहीं है। बिल में चर्चा भी होगी, बिल पास भी होगा, लेकिन ये है कि जरूर कशमकश है, आक्रोश है आपस में। विपक्ष की सब लोग यूनाइटेडली इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस ढंग का बिल आए ही क्यों। तो ये जो बात है ये निकल जाएगी, 1-2 दिन लगेगा इसमें, लेकिन ये बिल पास हो जाएगा। हरिशंकर जी, आपको लगता है कि ये एंटी नेशनल बिल है जैसा राघव चड्ढा कह रहे हैं? देखिए, अब उस बारे में तो बहस पहले भी बहुत हो चुकी है, लेकिन मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर सरकारी संस्थानों को जिस ढंग से कुचला गया है, शायद भारत के आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई संस्थान तो बचा हुआ हो जिसके साथ में अपना पक्ष रखकर उसको अपने पक्ष के में इस्तेमाल नहीं किया गया हो। हिंदुस्तान की तमाम बड़ी से बड़ी संस्थान, बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टीज को बेच भी दिया गया। तो ये तो बात सही है कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम तो हो रहा है बीजेपी के सरकार के हाथों, मोदी सरकार के हाथों। लोकतंत्र का गला घोटने का काम क्या कर रही है। ये बात आप तो जो है ये कहने की स्थिति में है, जो इमरजेंसी लागू करते हैं, जिनके रहते सबसे ज्यादा गवर्नर रूल लगता है अलग अलग राज्यों में, आप ये कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये तो दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे साथ जो पूर्व मुख्य सचिव बैठे हैं वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके पर आप चोट कर रहे हैं बहस नहीं करके। अब चूंकि आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला यहाँ पर मौजूद है। शहजाद पूनावाला, आपने सुना राघव चड्ढा ये कह रहे हैं ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी ताकतें ही इस बिल को पास करवा सकती है। ये संघीय ढांचे पर, अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर गुप्ता जी और बड़े नेता हैं, बाकायदा राजनीति को समझते परखते, वो कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचे पर आप लोग हथौड़ा मार रहे हैं। इसका मतलब फिर राघव चड्ढा के पैमाने के हिसाब से अजय माकन, जिन्होंने इसका समर्थन किया था और विरोध किया था आम आदमी पार्टी को समर्थन देने से, वो भी गैर राष्ट्रवादी या एंटी नेशनल है?
क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि ऑर्डिनेंस वाले विषय पर कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट और संविधान भी एंटी नेशनल है। क्योंकि रूबिका जी, आज मैं आपके सामने एक सवाल सभी से पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि और कांग्रेस के प्रतिनिधि। क्या 11 मई 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, 105 पेज का जजमेंट, उसमें पैरा 95 में क्या लिखा है, मैं चुनौती के साथ पूछना चाहता हूं। उस पैराग्राफ में लिखा गया है कि हाँ, ये बात तो सच है कि दिल्ली की विधानसभा के पास स्टेट लिस्ट अर्थात लिस्ट 2 पर 1, 2 और 18 मतलब लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर बनाने के अधिकार है कानून, परंतु पार्लियामेंट का जो अधिकार है उसके ऊपर है। अगर पार्लियामेंट इन विषयों पर मतलब कि 1 to 18 के अलावा भी विषयों पर स्टेट लिस्ट पर कानून बनाता है तो पार्लियामेंट का कानून लागू होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यह भी कहा है 239AA3B मतलब कि संविधान का वो प्रावधान जो ये पावर देता है सेंटर को अर्थात पार्लियामेंट को, वो सही है। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या संविधान एंटी नेशनल है? क्या सुप्रीम कोर्ट एंटी नेशनल है? तो ना इनके पास नंबर है, राज्यसभा और लोकसभा में नंबर नहीं है, ना इनके पास नीति है क्योंकि लॉ और कानून किसके साथ है वो भी सामने है, हाँ। और ना इनके पास नैतिकता है क्योंकि 2007-8 में इस प्रकार के कानून जो है कांग्रेस की सरकार भी लेकर आई। ओके, अब मिस्टर गुप्ता जी, मुझे ये बताइए कि क्या कांग्रेस एंटी नेशनल थी? ओके, इस सवाल का जवाब हरिशंकर जी 30 सेकंड में आप दीजिएगा, पर मैं एक सवाल पूछ लेना चाहती हूँ। 1999 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को बनाया जाएगा। रुकिए एक सेकंड सर। 2003 में भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। 2003 में भी वाजपेयी सरकार ने स्टेट ऑफ दिल्ली बिल बनाकर लोकसभा में पेश किया था। स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के पास वो भेजा गया था। आप ही लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल सही किया है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलना चाहिए, ये एस्पिरेशनल स्टेटस आज भी हमारा है। पर क्या दिल्ली आज पूर्ण राज्य की स्थिति में है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यवस्था को अपहोल्ड किया है? यूनियन टेरिटरी की व्यवस्था को, 239AA3B जिसके बारे में वर्णन करती है। तो आज की व्यवस्था क्या है? आज की व्यवस्था यह है कि यदि पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है स्टेट लिस्ट पर भी, तो दिल्ली के ऊपर वो कानून लागू होगा और उस हद तक एलजी के पावर्स होंगे। मेरा केवल एक सवाल है हमारा हरिशंकर जी, एक सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट एंटी नेशनल है? क्या जो संसद है वो एंटी नेशनल है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन एंटी नेशनल है जहां इन बातों का जिक्र है? सीधा सवाल शहजाद पूनावाला का आपसे, 30 सेकंड सर। देखिए, एंटी नेशनल कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर संघीय ढांचे पर प्रहार की बात की गई तो उसमें एंटी नेशनल वर्ड कहां से आ गया? नहीं सर, राघव चड्ढा कह रहे हैं प्रचार है, इंडिया के कह रहे हैं, सर वो इंडिया का बड़ा हिस्सा है ना आम आदमी पार्टी। उन्होंने एंटी नेशनल नहीं कहा सर, एंटी नेशनल कहा। संघीय ढांचे पर प्रहार है। शंकर जी, उन्होंने एंटी नेशनल कहा है, मैंने सुना है, एक बार ढांचे पर प्रहार है, इस बात को तो हम मैंने बहुत बार सुना है। क्या हम अभी शहजाद पूनावाला ने 2 बातें कही हैं। नहीं सर, पहले एंटी नेशनल पर मैं चर्चा कर लेना चाहती हूँ। क्या ये एंटी नेशनल है कि नहीं है? मैं उनका जवाब दे दूं। हाँ कहिए सर, कहिए। बिल्कुल, देखिए, एंटी नेशनल का कोई सवाल नहीं है, एंटी नेशनल वाली कोई बात नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें लोकतंत्र का प्रहार है, संघीय ढांचे पर प्रहार है। अगर इन चीजों को अगर एंटी नेशनल भाजपा वाले कहेंगे तो कहे वो, उनको तो पॉलिटिकल स्कोर करना है कि ये एंटी नेशनल कह रहे हैं इस चीज को, पार्लियामेंट को एंटी नेशनल कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को एंटी नेशनल कह रहे हैं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। शहजाद जी, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। पहले मैं अपने चारों मेहमानों को एक बार उनसे मैं ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर राजीव रंजन जी भी बने हुए हैं। राजीव जी, क्यों चर्चा से बचा जा रहा है? क्या कोई मकसद, कोई वजह है, या फिर सरकार ही चर्चा नहीं करना चाह रही है? लेकिन सत्ता की ऐसी भूख इस देश ने कभी नहीं देखी। आप एक असेंबली के इलेक्शंस कराते हैं, हाँ, 70 जनप्रतिनिधि चुनकर दिल्ली की जनता भेजती है। 70 में 63 सदस्य एक पार्टी विशेष को जनता ने उपहार स्वरूप सौंपा। ठीक है, उनके काम काज से वो खुश थे, उन्हें दिल्ली के गवर्नेंस के लिए आशीर्वाद दिया। अब आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जिसके न दांत हो न नाखून हो। फैसले आप करें, जनता चुनकर उनको भेजे, और जब जनता का वो काम नहीं कर पाए तो फिर उनकी किरकिरी। मुझे लगता है ये बेहद शर्मनाक है। मैं शब्दों के किसी जाल में नहीं उलझना चाहूंगा, लेकिन ये संघीय ढांचे की जो मूल भावना है, हाँ, उस पर ये कुठाराघात है।
और आप देखिए ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसमें जिम्मेवारी को लेकर के साफ साफ ये देखा जा सकता है कि एक तरफ जो दिल्ली की जनता है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री परिषद के सदस्य हैं, उन सबों के पास कोई अधिकार नहीं होगा। अधिकार केवल एलजी का होगा, जिसके पास स्वामी भक्ति के सिवाय कोई पैमाना नहीं है। ओके। वो केंद्र सरकार के रहमो करम पर वहां एलजी बनेंगे और एलजी बनने के बाद लेकिन वहां जैसे चाहेंगे दिल्ली को हारने का काम करें। हाँ, उमेश मुझे ऐसा सहगल लगता है ये राजीव जी, उमेश सहगल साहब अभी कह रहे थे कि जब ठीक ठाक मामला चल रहा था, जैसे ही ये जो पोस्टिंग की बात आई तो आपने अधिकारियों को बुलाकर डपटना शुरू कर दिया, आपने अधिकारियों के ट्रांसफर और उनसे काम जो है वो रुकवा दिए। तो ऐसे में फिर क्या चारा रह जाता है? खुद उमेश सहगल साहब पूर्व मुख्य सचिव है दिल्ली के, वही ये बात कह रहे हैं। देखिए, मुख्य सचिव महोदय का जो प्रशासन को लेकर के खुद का जो लगाव और जो उनका प्रेम है वो उमड़ रहा है, लेकिन दिल्ली या देश के किसी भी राज्य में अधिकारियों को निरंकुश बना करके लोकशाही को कमजोर बना और फिर चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर कोई पूर्व किसी अधिकारी को एलजी बना करके भेज देता, ये किस तरीके का संघीय ढांचे का सम्मान है? इसे अगर सहगल साहब समझा सके तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मैंने सुना उमेश सहगल साहब 30 सेकंड में आप अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप इस मसले को समझ ही नहीं पाए हैं, अगर आप समझा दें तो बेहतर होगा। देखिए, मैं क्यों नहीं समझ पाया हूँ, सिंपल इशू है कि ये माना जा रहा है कि जो इलेक्टेड बंदे हैं उनकी सारी पावर्स हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एक संविधान है, उसके ऊपर कानून है, कानून में सारी पावर्स हैं। कानून की तामील करना ब्यूरोक्रेसी का काम है और उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है ये। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, उनको जेल में भेजा जा सकता है और बहुत सारे लोग ऐसे जेल में गए भी हैं जिन्होंने संविधान का या किसी कानून का उल्लंघन किया है। हाँ। तो जब कानून एक बना हुआ है, उस कानून की अगर एक इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन बाद में करेगी हाई कोर्ट, बाद में करेगी सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले तो अफसर अपना करेगा ना। अब उस अफसर को बुला के डांटना, डपना, उसकी फाइलें कर देना, उसका दफ्तर बंद कर देना, उसको पब्लिकली डांटना, ये वो कोई शोभा नहीं देता। हाँ। किसी भी ब्यूरोक्रेसी को। देखिए, आप कहती हैं हमारे इतने एमएलए सेलेक्ट हो गए, अरे 7 एमपी तो दिल्ली के दूसरी पार्टी के हैं, 7 के 7 दूसरी पार्टी के हैं, और ये डिसाइड तो पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है कि अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन की होगी तो वो भी पार्लियामेंट करेगा। हाँ। तो पार्लियामेंट में तो 7 एमपी एक पार्टी के होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी। जब आपने ये बात कह दी तो फिर आपका रुझान सत्तारूढ़ दल को लेकर के केंद्र में जिनकी सर, ये तो सर्टिफिकेट देने वाली बात हो गई ना राजीव जी, ये क्या बात हुई? वो तो सत्य बोल रहे हैं, ये सत्य नहीं है क्या राजीव जी? 7 सांसद बीजेपी के हैं और आप कह रहे हैं कि 70 में से मेजॉरिटी जो है वो आम आदमी पार्टी को गई है, तो सर बंटवारा तो हो गया ना भाई, सांसद भी तो काम करेगा ही ना अपने इलाके में। मेरी बात सुन लीजिए ना, सरकार दिल्ली में किसकी बनी है? राज्य सरकार किसकी? आप पार्टी की है। देश में सभी राज्यों में दूसरे दलों के सांसद हो सकते हैं, लेकिन एक सरकार की गवर्नेंस का ही 5 वर्षों के बाद जनता मूल्यांकन करती है और उसको वोट करती है या नहीं करती। आपको अगर सड़क का फैसला लेना है, बिजली का फैसला लेना है, स्वास्थ्य का फैसला लेना है, और सारे फैसले हर सूरत में केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर एलजी को लेना है, तो फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है? चुनी हुई सरकार का फिर मतलब क्या हुआ? जब सब मातहत हुए केंद्र सरकार के, शहजाद पूनावाला 30 सेकंड में समझाइए, फिर धीरेन्द्र मुन्ना और यहाँ पर विजेंद्र जी भी है हमारे साथ। पहली बात तो शब्द क्या होता है? देखिए, पहली बात तो देश के संघीय ढांचे में रूबिका जी, आपने मेरा नाम लिया है, अगर आप इस देश में सर पर राज्य नहीं ना, ये इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है ना, ये तो आप भी जानते हैं सर, ये तो आप भी जानते हैं। मुझे लगता है अपने मेरे ख्याल से उनको आवाज नहीं जाती, उनको आवाज नहीं, वो आवाज जाती है, उनका प्रॉब्लम अलग है। ओके सर, रुकिए। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड सर। देखिए, हर स्टेट में वैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एक अथॉरिटी होती है और वो अथॉरिटी निर्णय करती है। दिल्ली में भी अथॉरिटी की बात हो रही है। क्यों इनके मन में इस प्रकार का पाप है कि
सारी ट्रांसफर पोस्टिंग हम ही करेंगे, हमारे ही हाथ में होगा? क्या इसमें कोई स्कैम करना है या फाइलें गायब करनी है राजशेखर और मौर्य जैसे अफसरों को पीट पाट कर? दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं कि चलिए बीजेपी तो बहुत खराब है, बीजेपी तानाशाह है, ये संदीप दीक्षित का परसों का बयान है। बिल शुड बी पास, देयर इज नथिंग रॉन्ग से संदीप दीक्षित। ये शीला दीक्षित के सुपुत्र है, जिनकी मां ने बहुत लंबे समय तक एक शासन चलाया दिल्ली में। दिल्ली बाय द वे एक पूर्ण राज्य नहीं है। कांग्रेस के पास समय था, उनकी दोनों जगह सरकारें थी, अगर पूर्ण राज्य बनाना होता तो वो भी बना सकते थे, उन्होंने नहीं बनाया। दिल्ली की जो व्यवस्था है, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, संविधान में 239(a)(3)(b) क्या कहता है उसके बारे में चर्चा कीजिए ना। क्या किसी और स्टेट के विषय में पार्लियामेंट को ये स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार है? नहीं है। यह विशेष अधिकार उसको यूनियन टेरिटरीज और दिल्ली के विषय में है। तो आप अगर, राजीव जी बहुत सम्मानित व्यक्ति है, परंतु अगर वो तुलना अब बिहार से करेंगे, आंध्र प्रदेश से करेंगे, तेलंगाना से करेंगे, तो या तो उनकी संविधान की कमजोरी है जानने की, या तो वो जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा संघीय ढांचा होता है कि अफसरों को पीटा जाए रात के अंधेरे में और फाइल्स मंगवाई जाए, और अपने शराब घोटाले और शीश महल के घोटाले की फाइल्स मंगवाकर उसको डाल दिया जाए? ये संघीय ढांचा है? या सीए का कानून जो केंद्र ने पारित किया, सिटीजनशिप केवल केंद्र का मामला है, उस पर दिल्ली असेंबली रेजोल्यूशन पारित कर देती है, ये कौन सा संघीय ढांचे का मामला है? जरा बताइएगा मुझे लगता है कि इस प्रकार की चर्चा को पहले तो संविधान के रोशनी में देखना चाहिए। हाँ। मैं पैरा 78 to 95 कोट करके बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। सुप्रीम कोर्ट 2 बार ये लोग गए, स्टे नहीं दिया गया ऑर्डिनेंस पर। क्यों नहीं दिया गया? यदि ये ऑर्डिनेंस और जो अब बिल के स्वरूप में आया है ये मूलतः संविधानिक नहीं है, गैर संविधानिक है, तो पहला मांग दिल्ली सरकार का स्टे का था। स्टे क्यों नहीं दिया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जानकारी नहीं है? तो मुझे लगता है कि आज मैं जो बात कह रहा हूं उसका जवाब दिया जाए। क्या पार्लियामेंट को अधिकार है स्टेट लिस्ट पर दिल्ली के संविधान के तहत कानून बनाने का? है ना? शहजादपुरा वाला ने सवाल पूछा है। विजेंद्र जी पहले सर आम आदमी पार्टी के नेता इस पर जवाब दे दे। भाई ऑर्डिनेंस तो उनका है, आप लोग सब उनके सपोर्टिंग रोल में इस वक्त किरदार में है, लेकिन विजेंद्र जी बताइए, ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो ये कह रहे हैं कि इसलिए आप अपने पास रखना चाहते हैं ताकि उसमें तमाम तरीके की आरोप लगा रहे हैं कि धांधलियां हो सके, या फिर मारने पीटने के लिए चाहते हैं? रूबिका जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर राज्य को एक सेलेक्टेड तरीके से चलाना चाहती है, न कि इलेक्टेड तरीके से। अगर वो सेलेक्टेड तरीके से चाहते हैं तो ये पूरा हर केंद्र शासित प्रदेश में, हर राज्य में चुनाव का ड्रामा क्यों? ये सारे चुनाव, ये सारा सिस्टम बंद कर देना चाहिए। एक प्रधानमंत्री की रैली चुनाव के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ रुपए की होती है, उसमें 50 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो ये देश का इतना सारा टैक्स पेयर का पैसा इतना वेस्ट क्यों हो रहा है? अभी बीजेपी प्रवक्ता ने संविधान के ऊपर लंबी चौड़ी जानकारी दी। वो ये खर्चा पीएम की रैली में आता है, और जब अरविंद केजरीवाल पीएम जैसे निकालते हैं उसमें हर एक रैली में कोई खर्चा नहीं, हर एक रैली में। तो ये तो देश के टैक्स पेयर का, हर एक स्टेट के टैक्स पेयर का पैसा बचेगा ना। तो आप ये कह रहे हैं कि अरविंद जी को, मोदी जी को, अमित शाह को, राहुल गांधी को रैलियां बंद कर देनी चाहिए? ये रैलियों की जरूरत ही नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश को, हर राज्य को, अगर वो सिलेक्टेड पर्सन से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर से चलाना चाहती है, तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने संविधान के बारे में लंबी चौड़ी जानकारी दी। अगर ये संविधान जो है सिर्फ दिल्ली के लिए अलग है या बाकी राज्यों के लिए अलग है या सबके लिए बराबर है? अगर सबके लिए बराबर है तो देश में 8 यूनियन टेरिटरीज है, व्हाई नॉट इन पौंडीचेरी? तो पौंडीचेरी में ये सारे राइट्स गवर्नर को क्यों नहीं है? वहाँ पे जो वहाँ की राज्य सरकार को क्यों है? बाकी सारे स्टेट्स में क्यों है? इधर रूबिका लियाकत शो देख लेते आप तो ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली और पुडुचेरी में क्या अंतर है आपको पता है ना? देश की राजधानी है दिल्ली, प्रदेश है अरे देश की राजधानी है दिल्ली। यहाँ पर प्रधानमंत्री का आवास है, यहाँ पर सारी एम्बेसीज है, यहाँ पर सेना का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट चलती है, सरकार ये दिल और दिमाग है देश का। आप कहां से इसको कंपेयर कर रहे हैं? दिल्ली की पुलिस लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया तो है, इसमें तो आम आदमी पार्टी को कोई आपत्ति ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को आपत्ति इस बात पे है, हाँ। अगर दिल्ली की जनता ने उनको 70 में से 67 सीट जिता के उनको भेजा है, उनको राइट दिया है, आप दूसरी तरफ कहती है बीजेपी नहीं, हम 67 सीट जीतने का कोई मतलब नहीं है, इसको हम अपने तरीके से चलाएंगे। यानी वो चाहती थी दिल्ली की जनता कि आम आदमी पार्टी उनको गवर्न करे, उनकी गवर्नेंस आम आदमी पार्टी के हाथ में हो। लेकिन अगर ट्रांसफर, पोस्टिंग और बाकी बुनियादी हक जो है वो केंद्र सरकार रखने लगेगी, तो फिर दिल्ली सरकार करेगी क्या? खाली शीश महल बनाएगी? एक सेकंड रुकिए ना मुन्ना जी। जी रूबिका जी देखिए, ये तो राघव चड्ढा जी का भी बयान जो है कितना हास्यास्पद है, आज आपने सुना भी है।
और दिखाया भी है। उन्होंने कहा है कि इस बिल का जो समर्थन नहीं करेंगे वो राष्ट्रद्रोही होंगे। अब मतलब अपने खुद के मजबूत मुख्यमंत्री उड़ीसा के वो भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, तेलंगाना से भी इनको नहीं मिल रहा है समर्थन, तो वो लोग राष्ट्रद्रोही हो गए। दिल्ली को अन्य राज्यों के साथ में भ्रम फैला रहे हैं। अगर बिहार में भी उनके नहीं सरकार है बीजेपी के, अन्य प्रांतों में भी नहीं सरकार है, तो कितने जगहों के लिए इस तरह के बिल ला रहे हैं। ये कितनी गलत जानकारी दे रहे हैं लोगों को। अगर आपके पास समर्थन है, आपकी सत्ता आएगी, आप इसको कर लीजिएगा, लेकिन दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगह को क्या हम लोग छोटी राजनीति में खराब कर देंगे? आपने भी ठीक बोला है कि वहां पे प्रधानमंत्री जी का आवास है, तमाम केंद्रीय एजेंसियों की दफ्तर है, आर्मी का दफ्तर है, कई राष्ट्राध्यक्ष वहां आते हैं। दिल्ली कोई साधारण जगह नहीं है, दुनिया की जान है दिल्ली। और वहां पे अगर ये लोग अपने विजिलेंस से बचने के लिए या अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अब कोई डिपार्टमेंट चाहते हैं, बस इतनी ही रह गई है राजनीति उनकी। या तो ये चाह रहे हैं कि अगर मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हो गया मतलब देश का प्रधानमंत्री हो गया, इस तरह का भी दीवा स्वप्न देख रहे होंगे। दिल्ली बिल्कुल सही चल रही है और कांग्रेस भी तो इसके पहले सत्ता में रही है, कांग्रेस की ही अपनी राज्य में सत्ता रही है। सर ये बात तो सही है, क्या हमारे पास वो अटल बिहारी वाजपेयी और शीला दीक्षित जी का बयान मौजूद है? मैं अपनी टीम से पूछ रही हूँ, अगर वो बयान मौजूद हो तो हरिशंकर गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है, शहजाद पूनावाला भी यहाँ पर। हरिशंकर जी, इन दोनों ने भी तो सरकारें चलाई है और क्या शानदार तरीके से सरकार चलाई। मतलब मेट्रो की वो देन, मुझे याद है सर, वो केंद्र में जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और यहाँ दिल्ली चला रही थी शीला दीक्षित। बहुत शानदार इन दोनों में समन्वय था। आज की तारीख में वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पहले मैं वो आपको बयान सुना देती हूँ, सुनिए। शीला दीक्षित, अटल बिहारी वाजपेयी एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल जो देश चाहता है वो आपको इस बयान में सुनने को मिलेगा। एक सेकंड धीरेन्द्र, मैं वहीं पे आना चाह रहा था, लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रास्ते खुल रहे हैं तो दिल्ली की भारत सरकार और दिल्ली सरकार इनमें सहयोग न हो, ये तो बात मेरी समझ में नहीं आती है, लेकिन सहयोग हो रहा है, सहयोग होना चाहिए। थोड़ी बहुत चकचक चलती रहती है, लेकिन सबके मिले जुले प्रयत्नों से एक बड़ा काम हुआ है। उनकी यादें जो हैं बहुत अच्छी और मधुर हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे जब मैं पहली दफ़ा यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी, और उस वक्त हमने आते ही बिजली का जो सुझाव उनको दिया कि बिजली 24 आवर्स दिल्ली में आनी चाहिए, उसको उन्होंने न केवल स्वीकारा लेकिन ऑर्डर करा कि ये दिल्ली में होना चाहिए, और जो भी शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार जो है वो चाहती है उसको देना चाहिए। क्या परिपक्वता थी, कितना सिंसियरिटी के साथ, कितना मैच्योरिटी के साथ एक दूसरे के साथ कदम ताल करते हुए, चाहे वो कांग्रेस की शीला दीक्षित हो या फिर बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी। हरिशंकर जी, इतना मुश्किल है क्या मिलजुल के सरकार चलाना? रूबिका जी, सबसे बड़ी गलती तो सैद्धांतिक रूप से हम ये कर रहे हैं कि केजरीवाल को शीला दीक्षित से कंपेयर कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी से कंपेयर कर रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों की दोनों सरकारें और उनके मुखिया जो हैं हठधर्मी हैं, उनको अपनी हट और जिद के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ये बात बिल्कुल सही है। 15 साल सरकार हमने चलाई है, बीजेपी के साथ तालमेल करके चलाई है। उस समय एक ही ध्यान होता था, एक ही उद्देश्य होता था कि दिल्ली का विकास होना चाहिए, उसमें कोई राजनीति नहीं होती थी। आज केजरीवाल जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन सपने उनके बहुत बड़े बड़े हैं। इस कारण से दिल्ली पर ध्यान नहीं दे रहे, हर चीज में राजनीतिक प्रकाशता देखते हैं, अपने स्टेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हरिशंकर जी रुक जाइए, चाहे वो पॉजिटिव एंगल हो चाहे वो ब्रेक लगा दीजिए। हरिशंकर जी क्या कर रहे हैं आप भूलिए मत कि वो इंडिया का पार्ट है। ऑर्डिनेंस का आप सपोर्ट करेंगे तब वो आपके साथ रहेंगे। आपके दिल की बात निकाल देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, कौन सपोर्ट करेगा? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। पार्लियामेंट अलग चीज है। देखिए दिल्ली है,
आज बिहार के अंदर जातिगत आधार पर जनगणना हो रही है और केंद्र ने उसका विरोध किया है, तो इसका क्या मतलब है? ये देखिए। नहीं, मैं समझी नहीं गुप्ता जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे आप? नहीं, जो विधेयक, जो बिल लेकर आए हैं पार्लियामेंट में, उसका विरोध करेंगे। अच्छा, उसका विरोध करेंगे। हाँ, वही मैं समझने की कोशिश कर रही थी ना। लेकिन आप हठधर्मी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, वो हठधर्मी है। नहीं, उसका विरोध करेंगे। हठधर्मी नहीं, मैं केजरीवाल का हठधर्मी, केजरीवाल भी है हठधर्मी, ये सरकार भी है जो केंद्र में बैठी हुई है। आप अटल बिहारी वाजपेयी को और शीला दीक्षित को इन दोनों से कंपेयर मत कीजिए। नहीं सर, ये मैं ये कह रही हूँ, दोनों ही पार्टी के बड़े चेहरे हुआ करते थे ना। क्या बवाल पूरे देश में हो रहा है? और कैसे ना कंपेयर करें भाई, सरकार चलाने की बात है, चेहरा कोई भी हो सकता है, सरकार तो चलनी है ना। शहजाद पूनावाला कुछ कह रहे हैं। देखिए, अब मैं हरिशंकर जी को आपको अधिकार है कंपेयर कीजिए, लेकिन सच्चाई तो यही है जो मैंने कहा है। नहीं, मैं आपकी सच्चाई को सैल्यूट करती हूँ सर, और उसके लिए हो सकता है आपको पर्सनल लेवल पर दिक्कत हो जाए कि आपने ये शब्द क्यों रखे, लेकिन मैं तो सैल्यूट कर रही हूँ कि आपने ये बात मानी है। शहजाद पूनावाला, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, हमारी पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बहुत सम्मान है। नहीं सर, अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं, मैं हठधर्मी इस वक्त की बात कर रही हूँ जो आपने अरविंद केजरीवाल को कह दिया है। बहरहाल, शहजाद पूनावाला, देखिए, हरिशंकर गुप्ता जी अपने बिल्कुल कह रहे हैं। अरे और केजरीवाल से लगातार अपनी बारी में बोले जरा। झगड़ा रहेगा, उनका विरोध करते रहेंगे। ओके गुप्ता जी। हरिशंकर गुप्ता जी अपने कलेजे पर कितना बड़ा पत्थर रख के ये सब बोल रहे हैं। हो सकता है कल वो आकर मनीष सिसोदिया के भी गुणगान करने लगे। पहली बार जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे और कोर्ट ने राहत नहीं दी थी, तब फोटो लगाने का, पोस्टर लगाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था, पर उस पर भी ये लोग यूटर्न कर सकते हैं। छोड़ दीजिए इन चीजों को। मैं आज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि संवैधानिक और ऐतिहासिक मामला भी है। आपको पता है हरिशंकर जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, आपने पूरी बात रखी। आप मुझसे उम्र में दुगने हैं, तो कम से कम उस प्रकार का परिपक्वता दिखाने का काम कीजिए। आप मेरी उम्र से दुगने हैं, तो परिपक्वता भी दुगनी दिखाइए। मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, अपनी बारी में बोल रहा हूं। आपकी बातों में तर्क होगा, तथ्य होगा, तो आपको मुझे बात हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। बात हो जान दीजिए। 1952 में पहला चुनाव हुआ था दिल्ली का, असेंबली का। 1956 में किसने असेंबली को अबॉलिश किया, जरा बताइएगा मुझे। कौन बनेगा करोड़पति है? नेहरू जी ने। और नेहरू जी ने 1957 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टेटस दिल्ली को दिया था। ऑन रिकॉर्ड नेहरू जी और अंबेडकर जी ने कहा कि यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, नेशनल कैपिटल होने की वजह से यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट नहीं चला सकती। ये नेहरू जी का स्टैंड था। 1991 में फिर से लिमिटेड मैंडेट के साथ 239AA वाली व्यवस्था के साथ असेंबली बनी। क्या अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को IRS, IPS, IAS पता नहीं बहुत पढ़े लिखे दिखाते हैं, उनको पता नहीं था कि संविधान में क्या व्यवस्था दिल्ली के लिए तय की गई है? 239AA केवल दिल्ली के लिए अप्लाई होती है। कृपया एक बार उसका 3B पढ़ लीजिए। 239AA 3B क्या कहता है? इसमें विशेष व्यवस्था 1991 सरकार या कमीशन के बाद जो तय की गई थी वो ये थी कि दिल्ली में कानून बनाने का अधिकार उनको स्टेट लिस्ट में है 1 to 18 छोड़कर, पर अगर पार्लियामेंट बनाता है तो उनके पास वो अधिकार नहीं होता है। ये व्यवस्था आज की तारीख में। दूसरी बात, कई ऐसे सांसद हैं जो कह रहे हैं कि ये जिस सेक्शन का और जो नंबर्स आप सामने रख रहे हैं उसमें अगर आप परिवर्तन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन की बात। मैं वही कह रहा हूं रूबिका जी, ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, यह संवैधानिक व्यवस्था है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मात्र एक सिंपल कानून या ऑर्डिनेंस लाने पर अगर कोई स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर केंद्र या पार्लियामेंट कानून बनाता है तो उनको वो अधिकार है। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है। और मैं कह रहा हूं कि 2007-8 में कांग्रेस ने इसी प्रकार की व्यवस्था पर अपनी सरकार थी, दिल्ली में भी और राज्य केंद्र में भी, तब भी उन्होंने इस व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए कानून बनाए। तो बताइए, कांग्रेस क्या हठधर्मी थी? क्या वो मनमोहन सिंह जी भी मोदी जी की तरह आप जैसे कहते हैं कि वो बड़े तानाशाही थे? बता दीजिए हरिशंकर जी, आप करें तो चमत्कार हो जाए। नेहरू जी असेंबली को भंग कर दे तो वो चमत्कार हो जाए, और आज जो संवैधानिक प्रक्रिया उसको फॉलो किया जाए तो वो गुनहगार हो जाए। और आप लोगों की ऐसी मजबूरी है कि आम आदमी पार्टी के लिए आज आप लोग प्रचार कर रहे हैं। जिस आम आदमी पार्टी को आप पंजाब में क्या क्या कहते हैं, जिस आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आप पर क्या क्या आरोप लगाए, नहीं वो तो ये आपकी मजबूरी है। वो तो भाई आप लोगों से लड़ना है, इसीलिए अब दोनों सबने साथ आने का फैसला कर लिया। लेकिन हरिशंकर जी जवाब दीजिए, 1956 अबॉलिश किया था, किसी और ने नहीं, पंडित नेहरू ने। शहजाद पूनावाला को मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम विपक्ष के साथ में कांग्रेस खड़ी है और बिल का विरोध कर रही है।
लेकिन दिल्ली के मामलों में, पंजाब के मामलों में कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां की जनता के साथ मिलकर केजरीवाल की जो नीतियां हैं अगर वो गलत हैं तो उनका जमकर विरोध करेगा। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स है क्या? ये शजादपुरा वाला इस बात को दिमाग से निकाल दे कि बाकी सब जगह आप फ्रेंडशिप कर लोगे और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दोस्ती, थोड़ी थोड़ी दुश्मनी, इसको फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स बोलते हैं। इसको जरा गूगल कर लीजिएगा। कहीं पर कोई फ्रेंडशिप नहीं है। नहीं, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स इसलिए तो कह रहा हूं कि जहां बेनिफिट है वहां पे फ्रेंडशिप है। अच्छा बताइए ना, 1956 में किसने अबॉलिश किया था असेंबली को? दिल्ली के असेंबली को किसने अबॉलिश किया था? जरा एक बार बताइए हरिशंकर जी, आपका तो इतिहास का ज्ञान ठीक ठाक ही है। वो उसको आप 1950 में भारतीय जनता पार्टी कहां पर थी भाई? अरे भाई तो मैं वही कह रहा हूं, आप बताइए किसने अबॉलिश किया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। सर मैं पीछे नहीं जाना चाहती हूँ। मैं 1991 से क्या व्यवस्था है वो बता दीजिए। हरिशंकर जी सुनिए, हरिशंकर जी सुनिए, मैंने आज ये टॉपिक क्यों चुना है? इसलिए क्योंकि दिल्ली से, चाहे वो राजीव जी वहां बिहार में मौजूद हो, चाहे इस वक्त मेरा शो कोई कलकत्ता से देख रहा हो या फिर तिरुवनंतपुरम से, दिल्ली सबके लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। और यहाँ अगर किसी बिल को लेकर चर्चा हो रही है और वो चर्चा नहीं होने दी जा रही है तो इस पर सवाल उठेंगे। और मैं जानना चाहती हूँ, मैं उस चर्चा को देखना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर सरकार बिल ला रही है तो क्या वजह है, और अगर ये बिल नहीं आना चाहिए तो उसके पीछे क्या वजह है। राजीव रंजन जी, क्या इतना हक देश की जनता का नहीं है? क्यों इतना वहां पर हट धर्मिता दिखाई जा रही है विपक्ष की तरफ से? क्यों चर्चा नहीं होने दी जा रही? मुझे ऐसा लगता है ये बार बार सवाल विपक्ष से ही क्यों पूछा जाता है। देश के संसदीय इतिहास में संभवतः ये पहली बार हो रहा है कि संसद के अनेक सत्रों को भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ दल की जिम्मेवारी नहीं समझते हुए बाधित करने का काम किया। और अगर विपक्ष ने कभी सत्र में अवरोध पैदा किया तो उसकी वाजिब वजह, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, देश के न्यायपालिका के सर्वोच्च पीठ के फैसले में क्या दोष था कि उस फैसले को बदलने के लिए आपने ऑर्डिनेंस लाने का निर्णय किया, ऑर्डिनेंस को बिल की शक्ल दी, और अब आप देश को संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या संविधान का ज्ञान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उन माननीय जजेस को नहीं था? आप ये कहना चाहते हैं न्यायपालिका ने इस देश की गरिमा बराबर बढ़ाई है और मुश्किल दौर में इस देश का मार्गदर्शन किया है। ये फैसला बदलने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो भूख है सत्ता की, जो लालसा है कि जिन राज्यों में दिल्ली अगर देश का दिल है तो इस दिल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए कोई जगह नहीं, और उसका बदला ले रही है दिल्ली की जनता से। भारतीय जनता पार्टी बदला ले रही है इसलिए कि अधिकारियों या सवाल अधिकारियों या राजनेताओं का नहीं है। ये एलजी के जरिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा लागू करना चाहती है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकार पूर्ण करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जिक्र करते हुए राजीव रंजन जी कह रहे हैं दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है। 11 मई को ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना। रूबिका जी, मैं आपसे एक ही लाइन में पूछना चाहता हूँ, कौन से पैराग्राफ में, 105 पेज का जजमेंट है, कौन से पैराग्राफ में ये जो बात राजीव जी बता रहे हैं ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में? मैं आपको मेरे बात का पैराग्राफ बताता हूं, पैरा 95, और आपको पढ़ लेता हूं, इंग्लिश में है, हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन एब्सेंस ऑफ अ लॉ अपॉन इट्स एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू अ स्टेट सब्जेक्ट इन द लिस्ट शैल कवर ओनली मैटर्स रिलेटिंग टू 3 एंटिटीज। बट उसके आगे लिखती है सुप्रीम कोर्ट, if parliament enacts a law granting executive power on any subject which is in the domain of NCTD, the executive power of the LG shall be modified to that extent as provided in the law. आम तौर पर 3 सब्जेक्ट छोड़कर स्टेट लिस्ट के दिल्ली असेंबली के पास अधिकार है, ये बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। परंतु अगर पार्लियामेंट कोई भी और विषय पर स्टेट लिस्ट में कानून बनाता है तो एलजी का पावर उस हद तक उनके पास है। ये हाई कोर्ट, ये पढ़ के सुनाए राजीव जी। ये देश को बता दीजिए कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ भी गलत आपको नहीं दिखा तो इस फैसले से सहमत होकर के आपको फैसले का क्रियान्वयन करने में सहयोग करना चाहिए। लॉ लाने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, यही कहा था, लॉ इसीलिए लाया। ये बिल क्यों ला रहे हैं?
अरे मान्यवर, लॉ लाने पर ही कर सकते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसी के सम्मान में। मान्यवर, अगर आपको यह बात नहीं समझ रही, कोर्ट कह रहा है, एक सेकंड में समझा दूं, रूबिका जी एक सेकंड में समझा दूं, राजीव जी को समझा दूं। दिल्ली सरकार को भाई राजीव जी, आप ऐसा है पहले सुन लीजिए फिर उस समझिए। फैसले के खिलाफ देखिए, शब्दों के जाल में देश को मत उलझाइए। शब्दों के जाल में नहीं, ये मान्यवर ऑर्डिनेंस ऐसा है, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑटोनॉमी है, जो सुनिए। उसकी सर्वोच्चता है, राजीव ये जी, उस पर भी मैं आपने मुझे कहा। लगता है हम लोग उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर आ गए। आप ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट ने कह दिया तो फिर क्यों बिल लाने की और पास करने की जरूरत इसी थी? का मैं स्पेसिफिक ठीक है जवाब दे सर। रहा हूं। अब शहजाद पुनावाला इसका जवाब दे दे कि इसका सर, जब specific कोर्ट जवाब भी है। वही बात कह रहा है जो कह रहे हैं कि हमारे साथ का है, तो फिर बिल क्यों? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, कोर्ट ये कह रहा है कि 1, 2 और 18 स्टेट लिस्ट में छोड़कर यदि पार्लियामेंट कोई कानून बनाकर उस विषय को अपने संज्ञान में लेकर उस पर कानून बनाता है तो एलजी के पास वो पावर आती है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कानून बनाने का अधिकार है और उसी के लिए सर्विसेज पे कानून बनाया है। यही मैं कह रहा हूं। राजीव जी, बीच में मत हस्तक्षेप कीजिए, एक सेकंड। ये बार बार हस्तक्षेप करने की राजनीति क्या है? मुझे अपनी बात पूरी हो जाने दीजिए। भाई सुन लीजिए, मैं समझ गया हूं आपका सवाल। राजीव आप पहले सुन लीजिए, आप एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आए हैं। रूबिका जी, मुझे अपनी बात कर देने दीजिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं वो। ओके राजीव जी, वही तो वो समझा रहे हैं। अब उनको आधे मिनट रुकने के लिए, पेशेंस रखने के लिए बोलिए। पेशेंस पेशेंस मैं बहस नहीं चाह रही हूँ, मैं इस पर समझना चाह रही हूँ कि क्या मसला क्या है भाई। अब 30 सेकंड प्लीज कृपया करके पेशेंस के साथ सुनिए, धैर्य से। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, 239AA3B में लिखा है पार्लियामेंट कानून बनाकर 1 to 18 मतलब लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के अलावा भी विषयों पर लॉ बना सकती है। इसी के आलेख में, इसी के प्रकाश में केंद्र ने कानून बनाया सर्विसेज पर और अथॉरिटी बनाई। अरे मान्यवर सुन लीजिए भाई, कैसे बीच में बार बार बोले जा रहे हैं? ये क्या तरीका है डिबेट का? भाई रूबिका प्लीज इनको बोलिए, जरा शांति रखिए। हर 10 सेकंड में इंटरप्शन। राजीव ये क्या जी, तरीका है भाई? राजीव ये जी, तरीका मैं तो सही नहीं बोलने है का डिबेट का। मौका दूंगी ना भाई। और या तो आप मुझे शहजाद पुनावाला रुकिए ना, आप इतना जल्दी इरिटेट क्यों हो जाते हैं? एक सेकंड रुकिए ना। क्रूशियल पॉइंट पे बार बार हस्तक्षेप, ये ओके, तरीका क्या है डिबेट का? अब मैं पूछ रही हूँ, रुक जाइए। अब मुझे बोलने दीजिए फिर से। कोई एक ऐसा बिंदु मिला, उनको लगा कि वो काउंटर होने वाला है, भाई तो वही राजीव जी काउंटर वेट बार बार वही कीजिए। 10 सेकंड में कर रहे हैं। राजीव जी, उस चीज का इंतजार कीजिए, कीजिए। मैं मौका दूंगी 30 सेकंड्स। एक बार फिर से मैं शहजाद पुनावाला को देती हूँ और उसके बाद आप काउंटर कर और लीजिए। मैं हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं कि 30 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद हस्तक्षेप कीजिए। टाइमर लगाइए, सेम पॉइंट 30 को मत सेकंड। रिपीट कीजिए। हाँ। अब सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के जजमेंट में 239AA3B को अपहोल्ड करते हुए कहा गया है पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि 3 विषय स्टेट लिस्ट में है, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, इसके अलावा भी पार्लियामेंट कानून बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब यह कहा कि सर्विसेज पर अगर पार्लियामेंट कानून बनाना चाहे तो पार्लियामेंट बना सकती है, ऑर्डिनेंस या कानून। उसी को कानून के रूप में लाने के लिए ऑर्डिनेंस पारित किया गया और अथॉरिटी बनाई गई। किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज करने के लिए नहीं किया गया। और यह बात मेरी छोड़िए, ये आशीष खेतान हमारी पार्टी से नहीं है, आम आदमी पार्टी के समर्थक है। हाँ। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा वायर में और उसमें लिखा है, ये देखिए, द जजमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्ट्रिक्ट द स्कोप, एप्लीकेशन एंड रीच ऑफ 239AA3 which grants union government and parliament overriding powers over GNCTD। ओके जरा समझ में नहीं आता इनको ये विषय, और ये केवल बोले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए बिल नहीं लाए हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इसीलिए बिल लाए। राजीव जी 30 सेकंड आपके। फैसले का एक जो मुख्य, जो उस पूरे फैसले का जो सार है, उस फैसले में दिल्ली सरकार की जो ट्रांसफर पोस्टिंग में भूमिका है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। कहां? और वो अधिकार उन्हें दिए। उसके साथ ये एक खंड में ये टिप्पणी है कि ये इस पर कानून में बदलाव ला करके ये इस पर कोई कानून बना सकते हैं। दोनों का मतलब दूसरा है। और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जनता के लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को स्क्रीन पर साझा करें। ओके, उमेश सहगल साहब, आपने दोनों को सुना। मुझे ये बताइए कि मैं ये पूरा मामला जो आपके सामने रखा गया है, शहजाद पुनावाला कह रहे हैं कि वो पैरा पढ़िए जहां पर कहा गया है कि सरकार इसको आगे क्रियान्वयन में लेकर आ सकती है। दूसरी तरफ राजीव जी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या सच क्या झूठ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक कानून नहीं आता तब कानून नहीं था।
तो ये 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जिसकी पार्लियामेंट की जो असेंबली वाली की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी मिनिस्टर्स हैं, उनके हाथ में होगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर कानून आ जाता है तो स्थिति बदल सकती है। अब मैं इसके ऊपर फर्दर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। उसको 2 चीज़ें अभी पेंडिंग है वहाँ। एक तो उन्होंने जो वो जजमेंट आई है उसके अगेंस्ट रिवीजन पिटीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल की हुई है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस आई है उसके अगेंस्ट कानून इन्होंने किया हुआ है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में रेफर किया गया। ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो जाएंगे। इस समय इशू ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम ये ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स, देखिए ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स मैं एज ए ब्यूरोक्रेट आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह सीबीआई के चेयरमैन हेड हैं या ईडी के हेड हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद बैठते हैं। ये ट्रांसफर्स पोस्टिंग एक सिंपल चीज़ नहीं है। ट्रांसफर्स पोस्टिंग के थ्रू ये कंट्रोल करना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी को, और कंट्रोल करके आप ये चाहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल एक्शन लिए जाएं और वो काम किया जाए जो ब्यूरोक्रेसी समझती है कि लॉ के अगेंस्ट है। तो ये काम अगर आप देखिए, आप कहती हैं संघीय ढांचा, तो ऑल इंडिया सर्विस क्या है? कि संघीय ढांचा है क्या? कि जो दिल्ली यूपीएससी ने अपॉइंट किया आईएएस अफसर, वो बिहार के जाके चीफ सेक्रेटरी बन जाता है। तो ये कौन सी फेडरल स्ट्रक्चर है? तो फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो ये यूनिटरी फीचर जो रखा हुआ है, जो यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रोविजन बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बेकार का प्रोविजन थोड़ी है। अब लक्षद्वीप जैसी स्टेट नहीं है, वहाँ तो असेंबली भी नहीं है। वहाँ क्यों यूनियन टेरिटरी है? वो वहाँ तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट। एक सेकंड राजीव जी एक सेकंड मैं हरिशंकर जी का रुख करना आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अफसरों के बिहाफ पे कि 2013 में एक रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि आप एक अथॉरिटी सेटअप करिए। दिल्ली में अभी तक वो अथॉरिटी सेटअप नहीं की गई। अगर पार्लियामेंट वो अथॉरिटी सेटअप करता है तो आप अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज कर सकते हैं कि ये 3 आदमी क्यों है। मैं तो कहता हूँ उसमें मिनिस्टर को होना ही नहीं चाहिए, चीफ मिनिस्टर बाद भी आने चाहिए पिक्चर में। पहले अथॉरिटी की रिकमेंडेशन जाए, वो चीफ मिनिस्टर के थ्रू जाए, एलजी को जाए। उमेश जी, जो बातें आप कह रहे हैं हरिशंकर जी, ये ऐसा हो नहीं सकता कि आपको इसकी बारीकियां पता ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 के चुनावों के लिए आप एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं आम आदमी पार्टी के, कि ये इसको ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है, क्योंकि साथ बना के रखना है। इसीलिए आप उस ऑर्डिनेंस की मुखालिफत कर रहे हैं जिसके फेवर में जो है संदीप दीक्षित से लेकर अजय माकन से लेकर वो तमाम दिल्ली के बड़े नेता हैं। कृतिका जी, आप भी भाजपा के भ्रम में और उनके मांझे में उलझ गए लगता है मेरे को। और ह्यूमन मॉन्गरिंग का काम जो भाजपा कर रही है, उस बात पे मत जाइए। मैं एक बात कहता हूं, अभी शहजाद पूनावाला ने बड़ा भ्रम फैलाकर झूठ बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डिनेंस लेकर आए थे ये लोग, केंद्र सरकार जो ऑर्डिनेंस लेके आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर यह जरूर कहा है कि अगर सरकार चाहे तो उसमें तब्दीली कर सकती है, बिल बना सकती है। लेकिन सरकार ने जो बिल लाया है, आपने बिल पढ़ा है शहजाद? ऑर्डिनेंस में और बिल के अंदर भी कितना अंतर कर दिया है। ऑर्डिनेंस को डाइल्यूट कर दिया और बिल के अंदर ऑर्डिनेंस के जो प्रोविजंस थे उनको भी निकाल के उसको सख्त बना दिया। अब कुछ छोड़ा ही नहीं है। दिल्ली के पास छोड़ा क्या है? दिल्ली का सरकार नहीं है, दिल्ली सरकार नहीं है। दिल्ली कॉरपोरेशन को पहले ही एक्ट बनाकर इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। अब दिल्ली सरकार को अपने अंडर में कर लिया। रुबिका जी, आप ऑर्डिनेंस को बुलाइए, सामने रखिए और बिल का ड्राफ्ट सामने रखिए। हरिशंकर जी, 2 चीजें हैं। आपने कहा नहीं, हरिशंकर जी 2 चीजें हैं। 41 लिस्ट। हरिशंकर जी 2 चीजें हैं। पहला, आप ये कह रहे हैं कि झूठ परोसने की कोशिश की और मैं उस चक्कर में आ गई, लेकिन आप उसी झूठ को अभी पहली बार में मान गए। मतलब पहली जो आपकी बात थी, जो हिस्सा था, उसमें आपने कहा कि हाँ कोर्ट ने कहा है कि आप एक्ट ला सकते हैं। मैं वही बात तो कह रही थी कि हाँ एक्ट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो इसमें ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं कहा है? पहले मैं आपसे जान लेना चाहती हूँ गुप्ता जी। नहीं, ये तो मैं खुद ही मान रहा नहीं, ये कौन नहीं जानता इस बात को। हमने भी पूरा अब राजीव रंजन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है हमने भी। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर चाहे तो कोर्ट जो है वो उसमें बिल ला सकता है, उसको एक्ट बना सकता है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं अभी कि ऑर्डिनेंस के अंदर और एक्ट के अंदर भी फर्क कर दिया।
ऑर्डिनेंस और एक्ट के अंदर भी फर्क कर दिया गया है। ठीक है राजीव जी, हरिशंकर एक्ट गुप्ता जो जी भी लेकर ये आया, बात मान उसमें रहे हैं। ऑर्डिनेंस में उसके जो बातें अंदर लिखी, उसके अंदर की उससे फर्क हो तब्दीलियों पर आप चैलेंज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि कोर्ट के ऑर्डर में एक्ट को लाने का जिक्र है। मैं मनवा नहीं पाऊंगा आपके पूरे पैनल को। मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ करके हाथी का कान दिखाने की अगर केवल कोशिश हो रही, शरीर के बाकी हिस्सों को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो मुझे बहस नहीं करनी है। देखिए रूबिका जी, आप चाहती अगर तो पूरे कोर्ट के जजमेंट को आप स्क्रीन पर दिखला दें। हाँ। उसके एक हिस्से में जिसे खुद उमेश सहगल जी ने कहा कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो चुनी हुई सरकार है उसके पास अधिकार, और अगर केंद्र चाहे तो इस पे फेरबदल करने के लिए वो कानून बना सकता है। दोनों का मतलब क्या हो? आपको कानून बनाने का अधिकार है, आप गैर कानूनी काम कहाँ कर रहे हैं, इस पर कहाँ कोई बहस कर रहा है? अभी तो आप कह रहे थे प्रभु कि कोई जी नहीं, इतना अनाड़ी मैं नहीं हूँ। अरे राजीव जी ऐसे मत कीजिए, पूरे देश के सामने अपनी बात कही आपने। आप अभी कह रहे थे, समझ पा रहा हूँ कि आप ये साबित करने की कोशिश मैं कुछ साबित नहीं कर रही हूँ। आप मुझे बरसों से जानते हैं राजीव जी, मैं हमेशा हक पर रही हूँ। मैं कुछ साबित नहीं कर रही हूँ। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ट्रांसफर पोस्टर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। आपने ये कहा कि 70 में से 67 जिसे दिए हैं देश की जनता ने या दिल्ली की जनता ने, उसके पास हुकूमत का हक होना चाहिए। ये दोनों मैं समझ गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि जब तक कानून नहीं आता तब तक ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो ये गलत है। कानून ले ऐसा नहीं कहा है रूबिका जी, ऐसा नहीं कहा है। हरिशंकर जी रूबिका जी ऐसा नहीं कहा है। अच्छा हरिशंकर जी फिर क्या कहा है? मुझे करेक्ट कर दीजिए, मुझे करेक्ट कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा जब तक मतलब जब तक की और अब तक की बात नहीं किया। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा रूबिका जी। आप हरिशंकर जी बोलिए ना, मैं आपको सुन रही हूँ। राजीव जी एक सेकंड, हरिशंकर जी मैं सुन रही हूँ आपको, आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, क्या कह रहे हैं आप? ये आप जो ये कह रही हैं जब तक बिल नहीं लाए तब तक आप करिए, ऐसा कुछ नहीं कहा है। अच्छा ठीक ऐसा है, कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो अरे सर आप कान यूं पकड़िए कि कान यूं पकड़िए, बात तो एक ही है ना सर। नहीं ऐसा नहीं है रूपिका जी, ऐसा नहीं है। अच्छा सुनिए हरिशंकर जी, मैं ऐसे कान पकड़ती हूँ, ठीक है? मुझे ये बताइए, सरकार चाहे तो कानून ला सकती है, ये सच है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ आपको, लिखा हुआ किस बात की है, लेकिन जब तक तो कुछ नहीं है। हाँ ठीक है सर, जब तक की क्या बात है? जब तक नहीं, मैं जब तक वापस लेती हूँ हरिशंकर जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि कानून जरूर लेकर आएगी। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, वो जब तक नहीं है, मैं जब तक वापस लेती हूँ। लेकिन सरकार चाहे तो कानून ला सकती है और सरकार कानून ले आई है। अब मैं चाहती हूँ आप लोग जरा उस पर बहस करें। विजेंद्र जी 30 सेकंड्स और फिर मैं ब्रेक ले रही हूँ। ले आई। ओके, देखिए रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी जो भी अध्यादेश लाती है, वो चाहे वो किसानों के खिलाफ लेके आई, उसमें उनको देश से किसानों के 750 किसान शहीद हो गए, तब जाकर उन्होंने माफ़ी मांगी, वो किसानों के अगेंस्ट है। वो युवाओं के खिलाफ कुछ एक्शन लेती है, उसे युवा नाखुश है। वो दिल्ली के लिए 5 न्यायाधीश पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिया कि 3 चीज़ों को छोड़कर, पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर सारे अधिकार दिल्ली सरकार को है, चुनी हुई सरकार को है। ठीक है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को मानने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हम अध्यादेश लाएंगे। और अध्यादेश लाके ये क्या प्रस्तावित कर रहे हैं कि एक कमेटी बनेगी। रूबिका जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी रामायण हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट और आप आखिर में पूछ रहे सीता वैलिड पॉइंट रख रहा हूँ जो किसी भी यहाँ पे प्रवक्ता ने नहीं कही। मैं ये कह रहा हूँ, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी जिसमें एक एलजी होंगे, एक भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट का सचिव होंगे और एक मुख्यमंत्री होंगे, और उसमें जिसकी मेजोरिटी होगी उसके हिसाब से नियम कानून लागू होंगे। अब आप ये बताइए, जब 3 सदस्य बनी हुई कमेटी में 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हो गए तो वो दिल्ली सरकार का फैसला कैसे आ जाएगा? क्या देश की जनता को मौका देती हूँ, आप अगली बार इस पूरे एक्ट को पढ़कर आइए, पूरे मसले को पढ़कर आइए, और मैं तो वो पन्ना लाई हूँ, मैं वो पन्ना आपको सौंप देती हूँ। लेकिन मुझे आपको वक्त सौंपना होगा। थैंक यू सो मच आप सबका।
हमारे साथ भारत 24 की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। हम बस ये चाहते हैं कि दिल्ली के हक में जो है उसे मिल जाए, ये तू मैं में मामला खराब ना हो। आप देखते रहिए भारत 24।